नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 8 करेंट ट्रेंड एंड चैलेंजेस इन न्यूट्रिशन, लेक्चर नंबर 41 विच डील्स विद द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेस। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, डीडीयू कौशल केंद्र, आरजीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सबके सामने उपस्थित हूँ खाद्य सुरक्षा और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइफस्टाइल से क्या मतलब है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हम कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे हम सोते हैं, कितने बजे हम खाते हैं, कितने बजे हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, हम फिज़िकली एक्टिव हैं या नहीं है, हमारे काम का तरीका क्या है। तो ये जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, हम जैसे कि आप कह सकते हो कि जो एक तरह से जो फिज़िकल एक्टिवनेस है उससे रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल होगी थोड़ी सीडेंट्री टाइप की होगी। यदि आप मतलब कह सकते हैं कि लेबर वर्क का कोई व्यक्ति होगा तो उसकी जो लाइफस्टाइल होगी थोड़ा हार्ड वर्किंग होगी, तो उसको जो भी कैलोरी नीड है या जो भी न्यूट्रिशनल नीड होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्या है कि जो लाइफस्टाइल है, जितना ज़्यादा हम फिज़िकल इनएक्टिव होते जाते हैं वैसे वैसे वो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो थोड़ी सी बढ़ती जाती हैं। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं या ऐसी स्थितियाँ जो आपकी जो डेली रूटीन है या जो लाइफस्टाइल है उससे अगर कुछ रोग आपको हो रहा है या कुछ बीमारी जनित कारक उत्पन्न हो रहे हैं या कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ के अंडर में रखते हैं। ये बेसिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती। मतलब एक पर्सन को अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ हुई तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ में रहने वाले को भी हो जाएगी। ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको जैसे सर्दी जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम अगर किसी को हुआ तो वो दूसरे को भी ट्रांसफर हो जाता है। दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल डिजीज़। ये किसी व्यक्ति को अगर है तो उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल की वजह से उसको है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ के बहुत सारे कारण जैसे बीपी बढ़ना या हाइपरलिपिडेमिया है या जो आपका हाइपर कोलेस्ट्रोमिक जो लेवल है वो बढ़ गया, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो ये सब एसोसिएटेड फैक्टर हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज से। उसके अलावा जो कैंसर का जो प्रिवेलेंस है, जैसे आप टोबैको कंजम्पशन कर रहे हो, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही कारण है। तो एक जो मेजर कारण हम कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल भी है, जैसे कि जो हमारा ईटिंग पैटर्न है, किस तरह के फूड हम खा रहे हैं, हम किस तरह से रह रहे हैं, क्या हमारा जो फंक्शनिंग है वो कैसा है, तो वो सारी चीज़ें भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ या कैंसर के जो प्रिवेलेंसेस हैं उनको इन्हेंस करती है। उसके अलावा जो क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा है, जैसे आप दिल्ली वगैरह की बात करो तो वहाँ पे हमेशा एयर क्वालिटी की बात करी जाती है। तो अगर आप मान लीजिए आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको अस्थमा और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी कह सकते हो कि जो भी एयर का कॉम्पोजिशन है उसमें फ्यूम्स वगैरह का जो आपके जो माइक्रो पॉल्यूटेंट है उनका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इस तरह की जो क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी एक कह सकते हैं कि एक शुगर से रिलेटेड या शुगर कंजम्पशन या कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन से रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं जिसका जीआई बहुत लो है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका इंसुलिन का रेगुलेशन है उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और जो डायबिटीज़ के जो प्रिवेलेंसेस हैं उसको इन्हांस करने में ये कह सकते हैं कि एक कारगर एक कारण हो सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है तो आप हाइपरटेंशन की जो डिजीज़ है उसके साथ जो एसोसिएटेड आजकल जो चल रहा है डिप्रेशन का, लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। लोग चीज़ों को जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, उसको टेक आउट करने में भी दिक्कत आ रही है। तो ये सब एक तरह की कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का एक एग्जाम्पल है। और एक जो बुज़ुर्गों में हमारे बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम देखते हैं कि भूलने की बीमारी जो होती है अल्जाइमर डिजीज़, वो आजकल लोगों में यंग एज में ही हो जा रही है क्योंकि मल्टीपल टास्किंग हो गई है हमारी। हम मतलब जैसे आप एक घर में देख सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, तो एक साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से कई बार क्या होता है काम की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। भूलने की जैसे जो बीमारी होती है स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो अगर ईटिंग ही जो पैटर्न है वो बहुत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं इसमें प्रोटीन का इंटेक एक अर्ली जो आपका जो लेट एडल्टहुड है उसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद प्रोटीन विल बी गेट एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी और ऑस्टियोपोरोसिस या जो आपकी
वीक बोन जो डेंसिटी है उसको इनिशिएट करता है। तो इस तरह से जो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जैसे आप बहुत देर तक कंपनीज में काम कर रहे हो, बैठ के झुक के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आई विजन में प्रॉब्लम आ सकती है आपका। जैसे हड्डियों में जो आप कह सकते हो कंधों में जो दर्द होता है, या सर्वाइकल जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम एक तरह से कह सकते हैं हड्डियों की बीमारियों को भी ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंडर में आती है। उसके अलावा जो मेजर कंसर्न क्या है, क्यों हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप एक डेटा उठाओगे, WHO की रिपोर्ट उठाओगे, तो उसमें आप देखोगे जो प्रिवेलिंग फैक्टर है डेथ का, जो मेजर कॉज है वो लाइफस्टाइल डिजीजेज है। मतलब हम खाली अपना रहन सहन सुधार लें तो भी हम मतलब जो डेथ के जो प्रिवेलेंसेज हैं उसको थोड़ा, जो मृत्यु दर है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये देखने में तो लगती हैं कि क्रॉनिक है, कोई आप जैसे कि आपको एकदम से आपको इसका सिम्टम नहीं दिखेगा, धीरे धीरे जो आपके तौर तरीके हैं अगर वो सही नहीं है तो उनकी वजह से एक पहले सिम्टम्स का रूप लेती है और धीरे धीरे एक डिजीज़ का रूप ले लेती है, जो कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद डेथ का कॉज बन जाती है। आपने बहुत सुना होगा कि हार्ट अटैक से लोग मर गए, या डायबिटीज़ की वजह से दिक्कत हो गई उन्हें, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से शूट कर गया, बीपी लेवल बहुत तेज़ी से शूट कर गया, या बहुत ड्रॉप डाउन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जस्ट कह सकते हैं कि जो आपकी जो लिविंग पैटर्न है वो अगर आपका बैलेंस नहीं है, एक सही तरीका आप नहीं अपना रहे हो, तो उसकी वजह से डेडली हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे इकोनॉमिक बर्डन है वो भी आपका कह सकते हैं कि जो डिजीज़ का जो मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे हैं सही से, मेडिकल कंडीशन सही से नहीं, या मेडिकल फैसिलिटी सही से नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। जैसे मान लीजिए किसी को अगर डायबिटीज़ है तो वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक अवॉइडेंस पे चलता है कि हम चाय पियेंगे तो बिना चीनी की पियेंगे, खाना खाएंगे तो मतलब उसमें शुगर नहीं होना चाहिए, मिठाइयाँ नहीं खा सकते। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक मतलब आप जीते हुए भी पूरी जो ज़िंदगी का जो आपका लुत्फ़ है वो आप सही से नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल पीपल की तरह आप अपनी लाइफ स्पैन को नहीं पूरी तरीके से जी सकते हैं। उसके अलावा एक ये ग्लोबल मुद्दा भी है आपका, जैसे ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में, जैसे अभी हमारे इंडिया में तो फिर भी एक प्रैक्टिस है कि हम नेचुरल प्रैक्टिसेस खाने को पका के खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसंस्कृत भोजन नहीं खाते हैं या प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं। आप जैसे अगर बात करेंगे आप जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर मैदा बेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है। ग्लूटेन जो सीलिएक डिजीज़ है, ग्लूटेन की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लर लेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटेन ही रहता है, फाइबर तो रहता नहीं, क्योंकि आपने पूरा ब्रान लेयर हटा दिया है। तो वहाँ पर एक आम समस्या है कि जो स्टूल टाइटनिंग हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, जो कि अभी हमारे यहाँ पे खास तौर से नहीं, लेकिन अभी आप देख रहे होगे कि बहुत तेज़ी से ये चाइनीज़ फूड आइटम जैसे नूडल्स है, पास्ता है, जो मैदा बेस्ड प्रोडक्ट हैं, या जो अजीनोमोटो वगैरह जो हम फ्लेवर इन्हांसर डालते हैं, एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, या कह सकते हैं फ्लेवर इन्हांसर एडिटिव है एक तरह से फूड की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। टेस्ट तो इन्हांस हो जाएगा बट वो एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है जो कैंसर सेल्स के जो इनिशिएशन है उसमें हेल्प करता है। तो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ा पुअर हो जाती है, और एक जो आपका एक वैश्विक मुद्दे की तरह से भी ये सामने उभर के आता है। उसके अलावा जो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारी क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, या जो हार्ट डिजीज़ है, या स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। पहले हम लोगों के यहाँ बहुत इक्का दुक्का लोगों को किसी को डायबिटीज़ हुआ करता था, क्योंकि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस थी, लोग सुबह उठा करते थे अपने टाइम पे, मतलब एक कह सकते हैं कि शाम में टाइम से सो गए। जो आपका ईटिंग पैटर्न है, आप पका के खाने को खा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हो। जैसे पहले के अभी मैं अगर अपने आज से 10 साल पहले जाऊँ तो बिस्किट के नाम पे केवल या तो गुड डे बिस्किट होता था या पार्ले बिस्किट होता था, लेकिन अभी आप देखोगे तो बिस्किट का भी इतना वेरिएंट, आपके पास चॉइसेस हैं, तो आप क्यों ही जाके रोटी बनाओगे। आपको भूख लगी, आपने पैक्ड फूड लिया, आप कहीं जर्नी में जा रहे हो, आपने पैक्ड जूस लिया, आप ये देखते ही नहीं कि उसमें उसके साथ साथ आप कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स जो कि केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक रसायन है वो सारे, तो वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत करेंगे ही करेंगे।
उसके अलावा अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो मेजर रिस्क फैक्टर है आपका, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जिसकी वजह से एक जो लाइफस्टाइल बिहेवियर है जिसमें 3 चीज़ों को मैंने मेजरली इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें स्मोकिंग है, दूसरा फिजिकल इनएक्टिवनेस है और तीसरा जो है अनहेल्दी डाइट। मतलब हम जो भी खा रहे हैं वो अनहेल्दी, जैसे अब हमें सुबह में हमें अगर निकलना है तो हमने क्या किया, एक चिप्स का पैकेट खा लिया, एक बिस्किट खा ली, उसकी जगह पे हम अंकुरित चना खा सकते हैं, एक गिलास दूध पी सकते हैं, जो हमारे डेट्स वगैरह हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ले सकते हैं। अगर हम कितने भी हरी में हैं तो हम उस चीज़ को रिप्लेस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर स्नैकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। स्नैकिंग का मतलब ऐसे फूड जो मतलब थोड़ा सा फ्राइड आइटम्स हैं, तो उसमें ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑयल में भी क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, या आप कह सकते हैं कि जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट आप कभी भी आप लेबल को, जो भी प्रोसेस फूड आप पैक्ड फूड आइटम लेते हैं उसमें ज़रूर एक बार देख लिया करिए कि ट्रांस फैट का कंटेंट कितना है। वो हमेशा एकदम 0.5 से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, या ट्रांस फैट होना ही नहीं चाहिए, जीरो ट्रांस फैट होनी चाहिए। तो जो ये सब जो प्रसंस्कृत जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं इनमें ट्रांस फैट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थोड़ा कम मात्रा में, सैचुरेशन ज़्यादा है क्योंकि आप हाइड्रोजनेटेड फैट वगैरह यूज़ करते हो क्योंकि ये प्रोसेसिंग के टाइम पे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये जो अनहेल्दी आपकी जो डाइट्स हैं ये एक इम्पोज करती हैं कि आप जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़, इन सबको, इनके जो प्रिवेलेंसेज हैं या कैंसरस डिजीज़ है इसको बढ़ाता है। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिवनेस की बात करें कि हम एक टाइम पे क्या होता है कि अभी जैसे मैंने फूड सिक्योरिटी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ लोगों को तो फूड मिल ही नहीं रहा है और कुछ लोगों को इतना मिल रहा है कि वो ओवर नरिश्ड हो जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ओवर नरिशमेंट के केस में आपको ओबेसिटी हो रहा है, मतलब आप इतना ज़्यादा फूड खा रहे हो, फूड भी कौन सा खा रहे हो जिसमें कि न्यूट्रिएंट कम है। अब जैसे मान लीजिए आप दिन भर में मतलब महीने में आप हॉस्टल में रहते हो और आप क्या कर रहे हो, डेली मैगी बना के खा रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने फाइबर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया, सिर्फ मैगी पे आप जिंदा हो और क्या खा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ मैदा खाए जा रहे हो। मैदे के साथ साथ आप फ्लेवर इन्हेंसर के और टेस्ट मेकर के नाम पे आप सारे का सारा एडिटिव्स, फूड एडिटिव खा रहे हो जो कि सारे रासायनिक संरचना से बने हो। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खाने के बाद आप क्या कर रहे हो, 4 समोसे खा ले रहे हो बाहर जाके तले हुए, फिर आपने रात में अगर डिनर करना है तो आपने ऑनलाइन जोमेटो से ऑनलाइन कर लिया, उसमें इतना सारा ऑयल खा लिया। अब क्या है कि अब ये जो इतने सारे फूड आपने खाए और दिन भर आप क्या पड़े हुए, घर पे रूम पे पड़े हुए हो, या फिर आप मतलब आप क्लास गए, क्लास में भी आप बैठे बैठे रहे और वापस चले आए, तो आपका क्या है कि कहीं पे भी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब तो कहीं है ही नहीं। आप गाड़ी में बैठे, आजकल तो बाइक मिल जा रही है, आप पैदल भी नहीं चलना चाह रहे हो कि आपने तुरंत आपने ओला से बुक किया और आप तुरंत गाड़ी से पहुंच गए कहीं पे भी। तो आप क्या है कि आप एक तरह से पैदल भी चलना नहीं पसंद कर रहे हो, एक्सरसाइज करना। तो फिर उसके बाद आप जब बहुत ओबीज कंडीशन, ओवर वेट कंडीशन में आ जाते हो तब आप बोलते हो कि नहीं चलते हैं जिम ज्वाइन करते हैं। अब जिम ज्वाइन करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। 2 दिन गए, तीसरे दिन आप कहते हो कि कौन ही जाए, क्योंकि इंटेंस एक्सरसाइज या जो भी करने पे फिर आपको शुरू में स्ट्रेस एक्सर्शन होता है या बॉडी थोड़ा सा लैक्टिक एसिड वगैरह एक्यूमुलेट होता है तो पेन होता है, तो उसके बाद आपको लगता है कि हम क्यों ही करें। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है कि आप एक चीज़ शुरू तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो फिजिकल इनएक्टिवनेस है, हमारी जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपके जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा स्मोकिंग के साथ साथ हम अल्कोहल कंजम्पशन को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे। जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं जो यंग एज के होते हैं, एडोलिसेंट स्टेज में होते हैं, ज़्यादातर उन्हें क्या होता है कि नई चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उन्हें लगता है कि स्मोकिंग करना इज़ वेरी कूल या अल्कोहल कंजम्पशन करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी क्या मतलब, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कभी सिगरेट का पैकेट उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आप इसको, अगर इट इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ लिखा होता है, और आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रही हैं जिसमें पहले से ही वार्निंग लिखी हुई है कि अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में ये डिजीज़ होगा या कैंसर कॉज करेगा। तो ऐसी चीज़ों को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को कर रहे हैं तो कैंसर के प्रिवेलेंस को, या जो ग्लोबल लेवल पे जो कैंसर का जो प्रिवेलेंस है वो हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। उसके अलावा ये जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हमारे यहाँ तो फिर भी लोग थोड़ा फंक्शनल है। ये अदर कंट्रीज से आई हुई, या कह सकते हैं कि उनका जो लाइफ पैटर्न है उसको फॉलो करने की वजह से ये डिजीज़ेज़ हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हम इसको वेस्टर्न कल्चर की डिजीज़ेज़ भी बोलते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस भी इनको टर्मिनोलॉजी इनको दिया गया है। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल डिजीजेस किन किन कारणों से होती है, तो उसमें पहला जो है वो पहला मेजर कारण है अनहेल्दी डाइट है, और दूसरा जो है वो है फिजिकल इनएक्टिवनेस। मतलब आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसको इंश्योर करिए कि उसमें न्यूट्रिएंट जो है, जो पोषक तत्व है, मैक्रो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो एक
एक सही मात्रा में आपके बॉडी मास इंडेक्स आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से हो। अब जैसे मान लीजिए किसी की हाइट कम है, शॉर्ट एंड है, पतला है, दुबला है, तो उसको क्या चाहिए कि उसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो लॉन्ग हाइटेड व्यक्ति है उससे थोड़ा कम होगी। तो आपको ये भी जानना है, जैसे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन की अभी बात हो रही है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसमें बात करूँगी। तो बेसिकली आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है हर एक इंडिविजुअल का सबका अलग अलग है, सबकी अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से हमें जो न्यूट्रिशन का इंटेक है वो लेना चाहिए, और साथ के साथ उसी के हिसाब से जितना कैलोरी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी उतनी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हमने अगर आज 600 कैलोरी खाई है तो हमें 600 कैलोरीज पूरी की पूरी यूटिलाइज भी कर लेनी है। अगर वो थोड़ी बहुत रहेगी बॉडी में तो फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगी और ओबेसिटी और ये ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है उसमें फिर वो टेक पार्ट करेगी। उसके अलावा स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, फुल्ली अवॉइडेड। स्मोकिंग के साथ जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको भी पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो अभी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसी कंडीशन जिसमें आप कह सकते हो कि आपका थोड़ा सा जो मेंटल जो जो एक्टिविटी है वो हैम्पर करती है। और जब एक मेंटल स्थिति अगर आपकी सही नहीं रहेगी तो आपका एक जो बॉडी फंक्शनिंग है, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी है वो हेड आपके माइंड से ही रेगुलेट होता है, तो अगर आपका हेल्दी माइंड नहीं है तो वो कभी भी जो है एक हेल्दी शरीर को जो है बना नहीं सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि स्ट्रेस की जो कंडीशन है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, हमें हैप्पी रहना है। उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह जो है लाइट म्यूज़िक है या भजन वगैरह है, जो भी आपके मतलब आपको अच्छा लगता है, जो ऐसी कोई एक्टिविटी या हॉबी है, पेंटिंग है, राइटिंग है, ये सारी चीज़ें करके हम स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एक मेजर कॉज है आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए, और जो कि फर्दर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉज करता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है एजिंग कॉन्सिक्वेंसेस का भी, कि मतलब समय से पहले आप बूढ़े दिखने लगते हो, मतलब झुर्रियाँ आ गई, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक कारण है स्ट्रेस की वजह से होने का। उसके अलावा कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे आपको एलर्जी है या कोई ऐसी डिजीज़ है जो मतलब आपका बचपन से ही आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो या वीक इम्यून सिस्टम है, तो ये भी आपके जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ को कह सकते हैं कि एक छोटा कारण हो सकता है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ का प्रिवेलेंस को ये बढ़ाए। जेंडर है, जेनेटिक्स है कि हर एक पर्सन का अपना अलग जेनेटिक्स है, उसके जैसे आप कह सकते हो कि सभी ह्यूमन एक जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेनेटिक लेवल पे हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें फिनोटिपिक लेवल पे अलग अलग लोग दिखते हैं। तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो जेनेटिक अल्टरेशन है हमारा, 0.1 से 0.01% भी अगर है तो उसकी वजह से भी हमारे जो न्यूट्रिशनल नीड है या जो हमारे डाइटरी पैटर्न है वो सब थोड़े अलग होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो सभी जो जीनोटिपिक कैरेक्टर हैं वही आपके फिनोटिपिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक जो न्यूट्रिशन अभी जैसे हम आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स, तो उन सब का अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें आजकल नए रिसर्च का एक एरिया हो गया है कि कैसे हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन को किसी व्यक्ति को उसके हिसाब से कैसे न्यूट्रिशन दें और उस न्यूट्रिशन का उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा कुछ आपके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपका हाइपरलिपिडीमिया है, या जो कह सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ रहा है, जो एक एसोसिएटेड फैक्टर हो सकता है लाइफस्टाइल डिजीज़ के मतलब जो आउटकम्स हैं उसको या आउटब्रेक्स हैं उनको बढ़ाने में। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें कि कैसे हम पहचानें कि ये जो है कि आपको एक तरह का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो उसके लिए जो सबसे पहला है कि इसकी जो इटियोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इंक्रीज लिपिड लेवल है, और कह सकते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ है या उसमें या डिक्रीज़ है, ये सारी जो चीज़ें हैं, और ब्लड में जो लिपिड का कंटेंट अगर बढ़ गया, लिपिड में भी कौन सा, लिपिड में भी जैसे आपके कई तरह के लिपिड हैं, लो डेंसिटी लिपिड है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, हाई डेंसिटी लिपिड है। तो लिपिड में भी जो हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वेरी लो डेंसिटी लिपिड अगर आपके बॉडी में अगर उनका लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो एक कारण हो सकता है आगे चल के जो आपके CVDs हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट स्ट्रोक, इन सब के प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं ये ऐसा नहीं है किसी एक कारण से, जैसे मैं बोलूँ कि खाली न्यूट्रिशन की वजह से, तो ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं उसमें, जैसे आपका कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेटस है कि आप मतलब फूड आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, या फूड आपको अवेलेबल नहीं है, या आप कह सकते हो कि आपको फूड जो अवेलेबल है उसमें पोषक तत्व नहीं है,
ठीक है। जैसे आप मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, फूड चॉइस नहीं है, जैसे आप अभी ऑफिस में बैठे हो, आपको भूख लगी है, लेकिन अभी आप खाना के लिए आपके पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं, तो आप कैंटीन गए, 2 समोसा खा के चले आए। तो बेसिकली क्या है कि सब कुछ होने के बाद पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप उस सही फूड को सही समय पे खरीद के खा सकें। तो बेसिकली जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, और भी जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको जो है अलग अलग जो डिजीज़ है वो हो सकती है। जैसे अभी अर्ली प्यूबर्टी इस समय हो जा रही है बच्चों में, तो ये क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। और जैसे ग्लूकोज का लेवल जो बच्चों में भी आजकल देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के केसेस आ जा रहे हैं। तो बेसिकली जो रिफाइंड शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं या प्योर जो टेबल शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में अगर नहीं कर रहे हैं तो बचपन से ही इस तरह की समस्या होने का कारण एक हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई तो वो एक लॉन्गर पीरियड, एक तरह से कई बार ये जेनेटिक्स भी हो जाता है कि अगर किसी माँ बाप को है तो उसके बच्चों में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको भी डायबिटीज़ का मतलब वो ज़्यादा मतलब एक मोर प्रोन कैंडिडेट हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए इन फ्यूचर। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक लंबा समय लेता है और लंबे अंतराल के बाद मतलब इसको इरेडिकेट करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है कि एक बार प्रिवेलेंस बढ़ गया तो आप उसको इस पूरी तरह से इस मूल समस्या को कैसे जड़ से उखाड़ फेंकें, वो सारी चीज़ें आप आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकती हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका एक लॉन्ग लेटेंसी पीरियड है। उसके अलावा जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक पर्सन को अगर हुआ है तो उसकी रहन सहन, खान पान की जो व्यवस्था है या जिस कंडीशन में वो रह रहा है, जिस सिचुएशन में वो रह रहा है, उसकी वजह से है। उसके अलावा जो अगर किसी को अगर एक बार ही हो गया, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको ये पता कब चलेगा कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है, ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैं 4 से 5 घंटे काम करती हूँ और ये ऐसे माउस चलाती रहती हूँ और मुझे कभी ध्यान भी नहीं रहता कि जब मैं ऐसे चला रही हूँ तो ये उंगली मेरी ऐसे हुई है। तो अभी क्या हुआ कि अचानक से मैंने एक दिन ये ऑब्जर्व किया कि हमारी उंगली में ये गैप जो आप देख पा रहे होगे कि ये गैप बढ़ गया है। तो ये अब इस फिंगर में हमें बहुत तेज़ पेन होता है। तो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि खाली हमने क्या किया, 4 से 5 घंटे लगभग जब से ग्रेजुएशन में हूँ तब से लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से 8-10 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो ये क्या एक छोटी सी आदत है हमारी, और उस आदत के चलते धीरे धीरे आज ये हमको ये प्रॉब्लम हो गई कि हमें हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल, हम जो थोड़ी सी जो छोटी सी हमारी एक्टिविटी है उसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली हमें क्या करना, हमारा जो पॉस्चर है, जब हम बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारा पॉस्चर सीधा होना चाहिए। आजकल देख रहे होंगे आपको सर्वाइकल पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो भी लोग कंपनीज में काम करते हैं, जो कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, जिनको दिन भर मतलब आपको 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करना है, तो क्या हुआ कि आपका जो पॉस्चर है वो बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, ताकि आपके जो पेन, या आप ऐसा कर सकते हैं जो माइन्यूट व्यायाम होते हैं आप काम के दौरान उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बारी क्या होता है कि जैसे ये जो डिजीज़ेज़ हैं, अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई तो ये आपके साथ एक तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि समय के साथ चलती रहेगी और ये जब तभी जाएगी जब आपका शरीर इस दुनिया से जाएगा। उसके अलावा जो फंक्शनल डिसेबिलिटी है, मतलब अगर मान लीजिए अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हैं या कार्डियोवैस्कुलर की जो आपको सीवियर प्रॉब्लम है, तो कई बार आप बहुत तेज़ी से नहीं चल सकते हैं। जो आपकी फंक्शनल, जो एक नॉर्मल लिविंग लाइफ होती है कि आपको सीढ़ी चढ़ना है, आप दौड़ के चढ़ गए, लेकिन अगर आपको सीवीडी की समस्या है तो आपको बोला जाएगा कि नहीं, सीढ़ियों पे बहुत तेज़ी दौड़ के मत जाओ, मतलब चलना भी है तो धीरे धीरे चलिए, सीढ़ी चढ़िए आप, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन आपको बहुत तेज़ी से दौड़ के भाग नहीं जाना है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत तेज़ी से बीपी बढ़ जाएगा और आपको स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। तो बेसिकली आप ये कहते हो कि जो आपकी फंक्शनैलिटी है, जो आपके बॉडी की फंक्शनैलिटी है, या जो उसकी जो उसको डिसेबल करता है या एक तरह से मिनिमाइज कर देता है। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है उसका क्या रोल है आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ प्रिवेंशन में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में एक जो मैं हर बार एक बात कहती हूँ कि प्रॉपर हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे बॉडी में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो
भी टॉक्सिन्स वगैरह बन रहे हैं उनका प्रॉपर एक्सक्रीशन होते रहना चाहिए और एक प्रॉपर एक हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए वाटर के इनटेक से। उसके अलावा हेल्दी डाइट की अगर हम बात करें तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका एक बैलेंस अमाउंट आपके BMI, आपके बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी एज, आपके सेक्स, इन सब के हिसाब से आपके लिए एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए और आपको अपने फूड में हर एक फूड ग्रुप से जो फूड इंग्रेडिएंट है उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उसके अलावा जो आपका वेट है, वेट को पूरा मैनेज करना चाहिए। जैसे आपको जो एक रेफरेंस मैन का एक आइडियल जो वेट है लगभग 60 kgs का होना चाहिए और आपकी जो आइडियल वुमेन है उसका 50 kg होना चाहिए एक हाइट के हिसाब से, मतलब अगर 5 फुट की है तो उसके लिए क्या है कि आपको अपना वेट बहुत ज़्यादा मतलब अगर अल्टर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन में जा रहे हो जो आगे ओबेसिटी या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को ला सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। मतलब अपने सबसे पहले तो हम अपना वेट मैनेज कर लें, जो हमारा बॉडी वेट है उसको अगर मैनेज कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा जो एक स्लीपिंग बिहेवियर है, एक हमें 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। जैसे हम क्या होता है कि कई बार बहुत काम करने के चक्कर में अपनी नींद से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाएगी तो वो आगे के काम के लिए वो प्रॉपर तैयार नहीं हो पाएगी। तो आपको एक समय तय कर लेना है कि जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये जो एक राइम है आपकी नर्सरी की, इसको प्रॉपर पूरी तरह से अपने जीवन में आपको उतारना चाहिए। आप मान लीजिए 6 बजे तक आप उठ जाइए। बहुत अगर मैं अर्ली बोलूँ तो आप अर्ली तो उठ नहीं पाओगे, बच्चे हो, आजकल तो कोई 8 बजे 9 बजे से पहले उठता नहीं है। तो 6 बजे आप एक सेट कर लीजिए कि 6 बजे आप उठ जाओगे और रात के 10 और मैक्सिमली अगर आपको बहुत बहुत काम है तो आप 11 बजे तक सो जाइए, ताकि आपको 6 से जो 8 घंटे की नींद है वो प्रॉपर हो पाए और आप दिन भर के काम के लिए आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो एक्टिव रहे। और सुबह आप जब मॉर्निंग में उठिए तो थोड़ा सा हल्का सा योगा, आप माइन्यूट जो आपके एक्सरसाइजेज हैं 30 मिनट के जो आपके माइन्यूट एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर लीजिए। तो वो आपकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सारी चीज़ें जो आपके जो मैं फिजिकल इनएक्टिवनेस की बात करती हूँ, एक बार आप थोड़ा सा कर लोगे तो आप देखोगे दिन भर आप अपने आप को ताज़ा और फ्रेश महसूस करोगे और जो आपके काम करने की एफिशिएंसी है या जो पढ़ने की एफिशिएंसी है तो वो चीज़ें आप अपने आप में ऑब्जर्व करोगे कि वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, जो कि डिजीज़ प्रिवेंशन में पार्ट लेता है, उसमें है सबसे पहला जो है बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशनल थेरेपी है। हमने पहले भी आपको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के जो लेक्चर्स बताए हैं पहले दूसरे मॉड्यूल में, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे हम न्यूट्रिशन को मेज़र कर सकते हैं और किस तरह से न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम न्यूट्रिशनल प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे इस तरह के जो डाइटिशियन होते हैं जो सर्टिफाइड हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे आप हेल्प लेके अपने जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, आपको कितना फूड लेना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट को अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उनसे कंसल्ट करके अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के जो प्रिवेलेंसेस है अर्ली लाइफ में, जैसे आप सभी स्टूडेंट हो, अर्ली एडल्ट की कैटेगरी में आते हो, तो आप सभी को इनिशियल अभी से ही अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि आगे के जो लाइफ स्पैन है उसमें आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस से आप ग्रसित ना हो सको, उसको आप अवॉइड कर सको। उसके अलावा जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो डिजीज़ मैनेजमेंट में, अगर डिजीज़ हो गई है तो उसको भी मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसका GI ट्रैक्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट, लिक्विड डाइट या फ्लूइड डाइट दी जाती है जिसमें ऐसे पोषक तत्व दिए जाते हैं जो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं उसकी बॉडी में, उसको ज़्यादा मतलब GI ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इस तरह से एक कह सकते हैं टेलर्ड न्यूट्रिशन वहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी हैं, स्पेशलाइज केसेस में दी जाती हैं, जैसे आपके HIVs हैं, आपके स्पेशल डाइटरी रेगुलेशन को फॉलो करके उनको जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो डाइट है वो सजेस्ट की जाती है विथ डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी में आती हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन कैंसर केयर, जैसे कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है, वो एक अलग तरह की एक कह सकते हैं कि बहुत ही लाइलाज बीमारी, अगर 4th स्टेज में हो गया तो अब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे उसके जो ऐसे कह सकते हैं जो ट्रीटमेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ही टफ है, जैसे कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उस समय पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन GI ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनको मैनेज करने के लिए भी क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल
रिहैबिलिटेशन जो है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो भी रिकवरी के लिए जो प्रिवेंशन के लिए जो आप न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपको डैमेज हो गया, चोट लग गई, या जो स्पोर्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो उनको रिकवरी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन भी एक पार्ट है क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंडर में। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो वो भी क्लिनिकल न्यूट्रिशन का पार्ट है, जिसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब ऐसी पॉपुलेशन जहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पा रहा है, उनको हम डिफरेंट पॉलिसीज़ या डिफरेंट स्कीम के द्वारा उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन उपयुक्त मात्रा में एक सही पोषक तत्वों के साथ उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, डिजीज़ है, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फाइबर्स को इंक्लूड करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए विथ एरोबिक एक्टिविटी। उसके अलावा जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब जो हमारा हाइट और वेट का जो रेशियो है उसको भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो अल्कोहल या स्मोकिंग है उसको पूरी तरह से अवॉइड। आजकल तो वो जो टबैको है, बच्चे जो आप मैंने बहुत सारे मिडिल जो इनकम ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको देखा है कि जब जैसे ही कॉलेज लाइफ में आते हैं या स्कूल लाइफ में जाते हैं तो वो ये जो गुटखा वगैरह ये सब खाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे ये गुटखा, अल्कोहल और ये जो इस तरह से स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट कंजम्पशन है, ये पूरा आपको एकदम से पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए कि कहीं से भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा जो आपके जो सीवीडी के केस में जो एंटी एस्पिरिन वगैरह है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी है, ये सारी चीज़ें भी आप करके आप अपने जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। ये मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया है कि टू स्टार्ट द फिजिकल एक्टिविटी, और उसके बाद आपकी अब जो सिटीज़ हैं उनको ये गवर्नमेंट लेवल पे करना चाहिए कि जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें, क्लीन सिटी बनाएं, से नो टू टोबैको एंड अल्कोहल। उसके अलावा एक्सीलेंट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन कम होना चाहिए, और पूरा यूनिवर्सल जो कवरेज है आपके हेल्थ का वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि अगर आप सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो तो एक प्रॉपर आप उसका इवैल्यूएशन या मॉनिटरिंग भी करते रहो कि हम जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो हमारी हेल्दी है भी या नहीं है। तो उसका एक प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं या डाइटिशियन होते हैं उनसे कंसल्ट करके आप पता कर सकते हो कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो या नहीं। उसके अलावा कुछ आपके जो प्रोग्राम्स हैं, एनसीडी प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि आपके जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनको जो है हटाने के लिए या उनको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है ताकि हम जो सीवीडी के प्रिवेलेंसेस हैं या जो हमारे डायबिटीज़ वगैरह के प्रिवेलेंसेस हैं उसको हम थोड़ा कम कर सकें। तो बेसिकली इसमें हमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को अवेयर कराएं, लोग को जो हम अवेयर करके उन्हें जो बातें बता रहे हैं उसको वो फॉलो करें। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे WHO ने हाथ धुलने के लिए गाइडलाइन निकाली थी, मास्क पहनने के लिए गाइडलाइन निकाली थी। तो इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसको कम्युनिटी का भी एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि वो उन चीज़ों को फॉलो करे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे जो कम्युनिटी में जो रिस्क हैं उसको हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए और बेटर और प्रॉपर फैसिलिटी सभी के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कुछ WHO के रिस्पॉन्स हैं, जो मतलब WHO का क्या एजेंडा है, जो भी आपके एनसीडीज़ हैं वो एक मेजर कह सकते हैं कि एक चैलेंज है आपके एसडीजी के गोल को अचीव करने के लिए। तो इसको हमें पूरी तरह से कह सकते हैं कि आपका जो प्रिवेलेंसेस है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारा एसडीजी का गोल था कि हम इसको 2030 तक पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे, तो वो अभी समस्या आ रही है उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने में। उसके अलावा जो हमारा मैनेजमेंट है वो हम जैसे WHO के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम कर तो पा रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें कर पाना चाहिए। तो बेसिकली इन सब के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ और जो भी आपका उसके अलावा जो केयर है, मेडिकल केयर है, वो सारी की जो नीड है उस सबको हमें प्रॉपर तरीके से करना होगा, तब जाके हम मैनेज कर पाएंगे इन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के प्रिवेलेंसेस को। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके जो WHO की जो इन्वॉल्वमेंट है टू कंट्रोल द लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, वो सारी चीज़ें आप फुल डिटेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी हमारा पर्सनलाइज न्यूट्रिशन वगैरह है वो कैसे हम ऑप्ट कर सकते हैं टू मेंटेन द लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।